अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। जाने अज़ीज़, सोनी मिर्ज़ा, किस्त नंबर 45। सुबह हो चुकी थी और मीरम ने नमाज़ फ़ज्र अदा करने के बाद हमेशा की तरह उसके सोए हुए वजूद पर फूंके मारना शुरू कर दी। उसकी फूंक को महसूस करके वो आंखें खोल गया था। मीरम बिल्कुल पास बैठी थी। उसने बेड की टो के साथ तकिया सेट किया और उसकी तरफ आंखें सुकेड़ कर देखने लगा। क्या देख रहे हैं? तुम्हें? क्यों? क्यों? अब तुम्हें देखने पर पाबंदी है क्या? नहीं, मैंने तो ऐसा ही कहा। वो अपने कंधे सुकेड़ कर बोली और फिर कुछ लम्हे के वक़्फ़े लेकर दोबारा से कहा, आर्या, वैसे आपसे एक बात पूछूं? हुँ, अगर कभी मुझे कुछ हो जाता है, तो क्या आप दूसरी शादी कर लेंगे? इसने तो बड़ी आसानी से अपना सवाल दाग दिया था, मगर पहलू में बैठा शख्स तड़पने के साथ-साथ अपने चेहरे को ज़र्द कर गया था। बताएँ ना, आज कह दिया है, दोबारा मत कहना। क्यों? उसने तेवरी चढ़ाई। तुम्हें कभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हें कभी कुछ होने नहीं दूँगा। जब अल्लाह का हुक्म आ जाए, तो कोई भी मौत को नहीं टाल सकता। मीरा, बकवास बंद करो अपनी। कितनी बार तुमसे कहा है कि ये मरने की बातें मेरे सामने मत किया करो। प्यार की ज़बान समझ नहीं आती तो दूसरी बात ज़बान में समझाऊँ? अपने अंदर के लावे को ठंडा करने के लिए उसने भड़ास निकाली। हमेशा की तरह अपनी बेइज्जती करवा के वो खामोशी से मुँह लटकाकर बैठ गई थी। टाइगर मर जाएगा, लेकिन मीरन की जगह कभी किसी को नहीं देगा। कुछ देर ठहर कर उसने उसके सवाल का जवाब भी दिया तो मीरम यकटुक उसे देखने लगी। उसे उस शख्स पर बेतहाशा प्यार आ रहा था। आई लव यू। उसने उसकी बाजू में हाथ डालकर अपना सर उसके कंधे पर टिकाते हुए कहा। वो अभी तक गुस्से में था, इसलिए नागवारी से अपनी नजरें फेर कर उससे बाजू छुड़वाता हुआ बाथरूम में जा घुसा। मीरम के यूं जाने पर मासूमियत से अपना निचला होंठ लटका गई थी। डार्लिंग कब से उठकर तकिए के सहारे पर बैठी थी और उसके साथ औंधे मुंह लेटा हुआ जमीन मस्जिद से खराटे ले रहा था। उसने काफी देर तक तो इसकी बेरुसुरी आवाजें बर्दाश्त की और जब बर्दाश्त ने जवाब दे दिया तो उसे पकड़कर हिलाया। समीर, उठ जाओ, तुम्हारे खराटे मेरी कानों में बज रहे हैं। सोने दो बेबी। उसने अपना रुख सीधा किया और मिनमिनाया। काफी देर से सोए हुए हो और अब सुबह के 9 बज रहे हैं। उठो और जाकर देखो कि नैना और नामुराद मार्लो पर नजर रख रहे हैं या नहीं। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। भाई ने इनके जिम्मे काम लगाया। अगर वो नहीं करेंगे तो भाई खुद ही निमट लेंगे। वो नाक पर से मक्खी उड़ाते हुए बोला और डार्लिंग ने गुस्से से नाक फुलाई। टाइगर की टीम में शामिल होना चाहते हो तो उठ जाओ। यही मौका है। उसे साबित करके दिखाओ कि तुम उसकी टीम में रहने के काबिल हो। एक बार फिर से उसे झंझोड़ते हुए जब उसने समझाया तो उसके लफ्जों पर गौर करते हुए अचानक उसने अपनी आंखें खोली और उठ बैठा। सही कह रही हो बेबी। थैंक यू बताने के लिए। तेजी से बोलते साथ ही वो उसके रुखसार पर बूसा देते हुए बाथरूम की तरफ भागा। अभी उसने बाथरूम का लॉक लगा के खुद को अंदर कैद किया ही था कि फिर से बाहर निकला। डार्लिंग ने हैरानगी से देखा और वो टॉवल उठाकर फिर से फुर्ती दिखाता हुआ दोबारा बाथरूम में चला गया था। इसकी हरकत पर बेख्तियार इसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी थी। बेटा, कुछ दिन रुक तो जाते। इतनी भी क्या जल्दी थी जाने की? शहनाज बेगम नाश्ते की टेबल से बर्तन उठाते हुए आरियाल से कह रही थी, जब नाश्ता खत्म करके टिश्यू से अपना मुंह साफ कर रहा था। आंटी, एक्चुअली मेरे बहनोई की डेथ हो गई है और मेरी बहन को हमारी बहुत जरूरत है। हाय अल्लाह, ये कब हुआ? और मीरम, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उन्होंने अपने दिल पर हाथ रखकर पूछा। अम्मी, बस छोड़ें इस बात को। क्यों छोड़ूं? मैं तो जा नहीं सकती थी वहां पर, वरना जरूर जाती। जी, आपके और हरम की वीज़े के लिए अप्लाई कर देता हूँ। अपने आईडी कार्ड्स दे दीजिए। तो इसका मतलब मैं भी जर्मनी जाऊंगी? हरम के चेहरे पर खुशी की लहर उठी। अगर पासपोर्ट अप्रूव हो गया तो उसका चेहरा फिर से मांद पड़ गया था। अरे यार बेटा, तुमसे एक छोटी सी दरख्वास्त है। अरे, दरख्वास्त क्यों कर रही हैं? आप हुक्म कीजिए। उसके जवाब पर मीरा मुस्कुराई। बेटा, मैं चाहती थी कि अगर हरम की शादी भी जर्मनी में ही कहीं हो जाती तो। आंटी, मैं वादा नहीं करता लेकिन सोचूंगा। उसने बात को आगे ही किया था। हरम को हरम को दुख हुआ था और मीरम लब समेट गई। हरम ने वक्फे वक्फे से छुप छुप कर उसे देखा था। कहीं ना कहीं उसके दिल में आरियात को लेकर जज्बात पैदा हो गए थे, लेकिन वो दूसरों के जज्बातों को बुरी तरह कुचलना जानता था। अभी वो जानती ही नहीं थी कि उसने किस शख्स के बारे में फीलिंग्स लाना शुरू कर दी थी। नैना और जावियार,
हाथों में हाथ डाले दफ्तर के बाहर बने लॉन में चहलकदमी कर रहे थे जब अचानक नैना एक जगह पर रुककर जमीन को देखने लगी। क्या हुआ? यहाँ क्या देख रही हो? सावियार, यहाँ पर तमीज दफन है। टाइगर ने उसे जिंदा जमीन में गाड़ दिया था। इसका अंदाज दुख से भरपूर था और उसके माथे पर बल उमड़े। कौन तमीज? वही जो तुमसे पहले हमारा हैकर था। उसने ऐसा क्या किया था कि टाइगर ने उसे जिंदा गाड़ दिया था? गद्दारी की थी। लेकिन वो बहुत अच्छा इंसान था और उसने जज्बात में आकर ये सब कुछ किया था। मुझे लगता है कि टाइगर को कम से कम एक चांस जरूर देना चाहिए था। हाँ, उसे चांस तो देना चाहिए था, लेकिन टाइगर कभी माफ नहीं करता। अब ऐसा भी नहीं है। मीरम को तो फौरन माफ कर देता है। मीरम में उसकी जान बसती है। उसे माफ करने के अलावा टाइगर के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं होता। उसे सजा देता है तो टाइगर की खुद की शक्ल देखने वाली होती है, और अगर कभी उसे मार दिया तो खुद कैसे जिंदा रहेगा? रह लेगा। बहुत संगदिल है वो। नहीं, टाइगर को मैं तुमसे ज्यादा बेहतर जानती हूँ। वो शिद्दत पसंद तक का इंतहा वो शिद्दत पसंद इंतहा का है। उसे अगर अपनी चीज पसंद की कोई चीज नहीं मिलती तो वो उसे तबाह कर देता है। किसी और के काबिल भी नहीं छोड़ता। फिर मीरम तो उसकी मोहब्बत है। मीरम के बगैर उसे चैन कैसे मिल सकता है? वैसे सच कहूं ना, तो कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि सच में मीरम को कुछ हो जाए, ताकि टाइगर को भी पता चले कि जिस तरह वो लोगों को तड़पाता है, वैसे खुद तड़पना कैसा होता है। अल्लाह ना करे कि मीरम को कभी भी कुछ हो। तुम ऐसा क्यों बोल भी कैसे सकते हो? वह सर्द लहजे में फंकारी। जनरल बात की है, और वैसे भी मेरे कहने से मीरम को कुछ नहीं होने वाला। लापरवाह होकर कहते हुए उसने अपना सर झटका। पता नहीं क्यों, पर मुझे तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। अगर हिम्मत है तो यही बात टाइगर के सामने करना। मुझे यकीन है कि तुम जिंदगी में दोबारा बोलने के काबिल नहीं रहोगे। हम्म, मेरे इरादों को कुछ भी नहीं है। बस तुम्हें इतना बता रहा हूं कि टाइगर को मीरम के बगैर भी कुछ नहीं होगा। वह जिंदा रहेगा। हम इस बारे में बहस क्यों कर रहे हैं? मेरी तो दुआ है कि मीरम हमेशा सलामत रहे। वरना उस दिन अस्पताल में टाइगर की शक्ल देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये वही टाइगर है जो लोगों को इतनी भयानक मौत देता है। बस टाइगर और मीरम हमेशा खुश रहे। अच्छा छोड़ो तुम इन बातों को। हम अपनी बात करते हैं। उसने उसके दोनों हाथ थामकर अपने सामने किया तो दूर से जमीन की गरजदार आवाज सुनाई दी। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मार्लो के पास होना चाहिए ना? अरे समीर भाई, वेलकम। आप तो कभी कभी दफ्तर में दर्शन करवाने आते हैं। नैना जाव्यार से अपने हाथ छुड़वाती हुई उसके सामने हुई तो वो अपने दांत पीस गया था। हाँ, तो भाई नहीं है तो इनका काम मैं देखूंगा। ऐसा टाइगर ने कहा है क्या? नहीं, भाई ने तो नहीं कहा, लेकिन मैं खुद से इस जिम्मेदारी को कबूल करना चाहता हूँ। फिर तो बहुत अच्छी बात है। और पर मुझे नहीं लगता जमीन के तुम्हें खुद को हमारा बॉस समझना चाहिए। नैना की बात को काटकर जाव्यार रूबरू होकर लफ्ज चबा गया। अभी तो नहीं समझता, लेकिन तुम्हें आने वाले वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए। हो सकता है कि मैं फ्यूचर में तुम्हारा वाकई बॉस बन जाऊं। वेरी फनी। जाव्यार हंसा तो उसे लगा जैसे उसने उसका मजाक उड़ाया। नहीं समीर भाई, आप भी बहुत अच्छे हैं। मगर वो क्या है ना कि हम टाइगर के हाथों ही सूत रहते हैं। आप जैसा बॉस हमें मिल गया तो हम काम कम करेंगे और मस्तियां ज्यादा। नैना, तुम हमेशा ठीक बात करती हो, लेकिन मुझे लगता है कि इसका दिमाग साफ करने वाला है। उसने करीब खड़े नामुराद की तरफ इशारा किया तो वो अपनी भवें चढ़ा गया। लगता तो मुझे भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन अगर ये ना सुधरा तो फिर हम इसे टाइगर के हवाले कर देंगे। उसने तो मजाकन कहा था, मगर जावियार को इसकी ये बात बहुत चुभी थी। इसलिए वो खामोशी से बड़े बड़े डग भरकर दफ्तर की अंदरूनी तरफ चल दिया। चलो, हम मार्लो को देखते हैं। मार्लो बेहोश है इस वक्त। मैंने उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया था। अच्छा, तो फिर एक एक कॉफी हो जाए। जरूर समीर भाई, चलें। वो हंसती हुई उसके पीछे पीछे चल पड़ी थी। मीरम जहाज में आर्याल के बाजू के साथ चिपकी बैठी कब से एयर होस्टेस को घूर रही थी। आर्याल जो मजे से आंखें बंद किए सीट के साथ टेक लगाए हुआ था, अब आंखें खोलकर एक नजर उस पर डाली तो फिर उसकी निगाहों का अहाता करके एयर होस्टेस को देखा। मीरम के देखने का अंदाज ऐसे था जैसे उसे खा जाएगी। इसकी तरफ क्या देख रही हो? इसकी आवाज सुनकर मीरम ने अपनी गर्दन उठाकर उससे देखा। वो जो एयर होस्टेस है ना, वो कब से आपको देख रही है। तो 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 ये कि वो क्यों देख रही है। मेरा दिल कर रहा है मैं उठकर उसका मुंह तोड़ दूं। उसने अपने दांत रगड़ते हुए कहा और साथ ही एक पेच आर्याल की टांग पर मार दिया था। हाँ,
गुस्सा उस पर है तो मुझे क्यों मार रही हो? उसकी उसकी हल्की-सी आवाज़ निकली। वो आपको क्यों देख रही है? देख रही है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आपने भी उसे देखा होगा और कोई इशारा भी किया होगा, इसलिए वो अब आपको देख रही है। व्हाट? उसने आईब्रोज़ सुकेड़े। हाँ, और अब आप अपने चेहरे पर ये दुपट्टा रखकर बैठेंगे। उसने अपना आसमानी रंग का रेशमी दुपट्टा उसके चेहरे पर उड़ाते हुए कहा। मीरम पीछे करो इसे। वो तिलमिलाया और दुपट्टा चेहरे पर से उतारा। देखें, या तो आप अपने चेहरे पर ये दुपट्टा लेके बैठे या फिर मैं इस एयर होस्टेस से जाकर लड़ाई शुरू कर दूंगी। उसके तंबीह करने पर वो आज खुला मुंह लिए उसे देखने लगा। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? अगर वो मुझे देख रही है तो देखने दो। तुम्हारा क्या जाता है? मेरा शौहर जाता है। वो अपने दांतों को पीसते हुए गोया हुई। हरियाल उसके बोलने पर हंसता हुआ अपने लबों पर हाथ रख गया। दांत मत निकाले, मुझे गुस्सा आ रहा है। मीरम ने उंगली दिखाई। अच्छा, तुम एक काम करो, जाकर इस एयर होस्टेस से पूछो कि क्या वो मुझे पसंद करती है। अगर उसने हाँ कहा तो लड़ाई शुरू कर देना, और अगर इनकार किया तो चुपचाप बैठ जाना। क्यों? मैं सबके सामने तमाशा क्यों लगाऊं? यार, चाहती क्या हो? लड़ाई करने का कहूं तो तब भी गुस्सा मुझ पर, और खामोश बैठने का कहूं तो तब भी मुझे घूरती हो। हाँ, क्योंकि गलती सारी आपकी है। मेरी क्या गलती है? किसने कहा था ये डार्क ब्राउन थ्री पीस पहनने को? उसने उसे गिरेबान से पकड़ा था। मुझे अच्छा लगा तो पहन लिया। उतारें इसे। व्हाट? यहाँ उतारूं? वो ताज्जुब से कह गया। कोट उतारें। इसके हुक्म पर उसने अपना रुख दूसरी तरफ मोड़ा और फिर से हंसी दबाई और फिर से इसकी तरफ मुंह किया। वजह? क्योंकि मैं कह रही हूँ। आर्या, कोट उतारें, वरना 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 मैं इसे खींचकर फाड़ दूंगी। उसने मजीद मजबूती से इसके कॉलर को पकड़कर खींचा। ओके, रिलैक्स, उतार रहा हूँ। उसके कहने पर वो अपनी गिरफ्त छोड़ गई थी। आर्याल ने अपना कोट उतारकर इसकी गोद में रखा तो वो फिर से एयर होस्टेस को देखने लगी। लेकिन उसकी निगाहें तो अभी भी उसके शौहर पर थी। मीरम का अंग अंग जल रहा था। इसकी जलन को महसूस करके आर्याल मुस्कुराहट दबाने लगा। वो तो अभी भी देख रही है मुझे। वो शरारतन उसे गुस्सा दिलाने के लिए बोला तो मीरम ने तीखी निगाहों से देखा। मैं बात करता हूँ इससे जाकर, पूछता हूँ कि क्यों देख रही है। हरगिज नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। वो पूरे हक से गोया हुई थी। क्यों? आर्या चुप करके बैठे। वो ऐसे कह रही थी जैसे हुक्म सुनाया, और उसने भी पूरी पासदारी की। वो खामोशी से सीट के साथ टीक लगाकर सीधा बैठ गया। इसके बाद ना तो उसने कुछ कहा और ना ही वो मजीद कुछ बोली। बस नफरत से इस एयर होस्टेस को घूरती रही। मर्डर रूम का दरवाजा चर की आवाज पैदा करते हुए खुला था। मार्लो ने गर्दन उठाकर देखा तो सामने जमीन खड़ा दिखाई दिया। इसकी निगाहों में अंगारे चल रहे थे। वो इसे नहीं जानता था। उसके एक तरफ नैना और दूसरी तरफ जावियार साथ साथ चलते अंदर आए थे। वो आर्याल की मखसूस कुर्सी को खींचकर इस पर जा बैठा था। नैना ने जमीन के कान में झुककर सरगोशी की। एक बार फिर से सोच लें जमीर भाई, आप टाइगर के मुजरिम को खुद सजा देना चाहते हैं। ये बात टाइगर को कभी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि आप इसकी तरह भयानक मौत नहीं दे सकते। लेकिन सहल मेरी भी बहन है, और मुझे भी पूरा हक है कि मैं अपनी बहन पर गंदी नजर रखने वाले को सजा दूं। और रही बात भाई की, तो मैं खुद उन्हें जवाब दे दूंगा। डंके की चोट पर कहता हुआ वो फिर से सीधा हुआ और मार्लो को देखा जो अभी भी उसे घूर रहा था। फिर अपनी गर्दन घुमाकर जावियार को हुक्म दिया। जाओ, जाकर उबलता हुआ पानी किसी बाल्टी में भर कर लाओ। इसका क्या करोगे जमीर? क्या कभी भाई से ऐसे सवाल किया है? नहीं। तो फिर मुझसे क्यों कर रहे हो? वो अपनी आंखों को फाड़ कर एकदम चलाया और नैना उसे शशोपंच में मुब्तला होकर देखने लगी। मैं तो बस ये कह रहा था कि तुम हमारे बॉस नहीं हो। टाइगर के भाई हो बरगुरदार? मार्लो ने मिर्च मसाले के तौर पर पूछा। हाँ, और तुझे अब तड़पा कर मारूंगा। उसके लहजे में जोश था और रूबरू ने एक मकरू कहकहा बुलंद किया। उसे मजीद गुस्सा आया और वो खड़ा होकर उसे गिरबान से पकड़ गया। जलील कमीने, तूने मेरी फूल जैसी बहन के साथ गलत करना चाहा था, और अब टाइगर नहीं बल्कि मैं तुझे सजा दूंगा। इसके मुंह पर धाड़ते साथ ही वो फिर से जावियार को गर्दन मोड़कर देखने लगा। सुनाई नहीं दे रहा जावियार? मैंने कहा उबलता हुआ पानी लाओ। अगरचे उसने फंकार कर कहा था, मगर जैसे इस पर कोई असर ही न हुआ। उल्टा वो मुंह चुड़ाकर बाहर निकल गया था। उसे लगा था कि वो उसकी बात नहीं मानेगा, लेकिन कुछ ही देर बाद वो अपने हाथ में उबलते पानी की बाल्टी लिए हाजिर हुआ। किसी को नहीं पता था कि वो इस उबलते पानी के साथ क्या करने वाला है।
उन्होंने तेवरी चढ़ाकर देखा मगर वो बाल्टी को उठाकर इसी तरह गर्मा-गर्म उसके सिर पर उल्टा दिया। मार्लो चीखा। इसका ये रूप देखकर उन दोनों के भी 14 तबक रोशन हो चुके थे। ये वो ज़मीन लग ही नहीं रहा था जो वो सबको दिखाई देता था। इतना गर्म पानी डालने की वजह से मार्लो का पूरा जिस्म सुर्ख हो गया था। गोया उसे आग की भट्टी में फेंक दिया गया हो। इसके पूरे वजूद पर चिंगारियां दौड़ रही थीं। इसके चेहरे को देखकर वह हंसता दिखाई दिया। क्यों मार्लो? इजी ले लिया था मुझे। मत भूलो कि मैं टाइगर का भाई हूँ। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं झुंझुलाया। यहाँ से बचकर निकलोगे तो ही कुछ करोगे ना? मुकाबिल की आंखों में अब थोड़ा सा खौफ था। नैना, कोई चाकू मिलेगा? हाँ, हाँ, क्यों नहीं? नैना फुर्ती से भागी और चाचू चाकू लेकर वापस आई। उसने चाकू अपने हाथ से लेकर मार्लो की तरफ देखा तो वो अपने गले में कड़वाहट महसूस करने लगा। जमीर ने चाकू इसके गले पर रखकर फेर दिया था और मार्लो वहीं ढेर हो गया। आज जिंदगी में पहली बार उसने किसी शख्स की जान ली थी। इसका हाथ इसकी गर्दन पर चाकू फेरने से पहले जरा सा कपकपाया था और फिर सब नॉर्मल हो गया। अपने सामने कटी गर्दन वाले मार्लो के बेजान जिस्म को देखकर वो चाकू को एक जन्म जाने फर्श पर फेंकता हुआ फौरन बाहर निकल गया। मीरम डार्लिंग के कमरे में पहुंची तो सहल भी वहां पर मौजूद थी। डार्लिंग बेड के साथ टेक लगाए हुए थी। शायद वो उसे टैबलेट देख रही थी। इस पर निगाह पड़ते ही वो फौरन बोली, अरे मीरम तुम यहाँ? शुक्र है तुम आ गई। बहुत याद किया तुम्हें मैंने। इसकी बात करने पर सहल ने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। डार्लिंग, तुम्हें तुम्हें गोली कैसे लगी? उसने झट लपक कर फिक्रमंदी से पूछा। बस यार, ऐसे ही लग गई। ऐसे ही नहीं लगी, बल्कि भाई को बचाने के चक्कर में खून जानबूझकर खाई है। सहर बोली। क्या? उसे शौक लगा था। हाँ, अब अगर गलत काम करोगे तो गोलियां भी तो खानी पड़ेंगी ना। उसने तंज किया। हम कोई गलत काम कर नहीं करते लड़की। तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है। डार्लिंग तुड़क कर बोली। डार्लिंग तो चलो ही ऐसी, पर मीरम भाभी मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं कि तुम भी इनका साथ दोगी। डार्लिंग, तुम्हें गोली नहीं खानी चाहिए थी। सहल की बात को नजरअंदाज करके उसने अपनी कही। शौक से थोड़ी खाई है, बस खानी पड़ी। मेरे ख्याल से अब तुम दोनों एक जैसी आपस में बातें मिलकर करो तो मुझे अपने कमरे में जाना चाहिए। सहल उठकर जाने लगी तो मीरम ने हाथ थामकर उसे वापस बेड पर बिठाया और खुद करीब बैठ गई। सहल, मैं जानती हूँ कि तुम अभी भी वही सोचती हो जो शुरू शुरू में मैं सोचती थी। लेकिन तुम्हारे भाई के साथ रहकर मैंने जाना कि वो गलत नहीं है। किसी बेगुनाह को नहीं मारते। लेकिन कत्ल कत्ल ही होता है। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगी। फिलहाल तुम आराम करो। तुम्हें खुद भी मेंटली रेस्ट की जरूरत है। डार्लिंग का ख्याल मैं रखूंगी अब। पर तुम भी तो थकी हुई हो। इतना लंबा सफर किया। नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम जाओ। ओके। जब वो जा चुकी तो उसने डार्लिंग को देखा। तुम भी आराम करो। किसी चीज की जरूरत हो तो आवाज दे देना। मैं फ्रेश हो दूँ। ओके। अगले ही लम्हे मीरम कमरे से बाहर थी। जमीर अभी दफ्तर से बाहर निकला ही था कि आर्याल अपनी गाड़ी से उतरकर उसे अपनी जानिब आता दिखाई दिया। समीर के कपड़ों पर खून देखकर वो ठटक कर रुक गया था। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। ये वो इसके लिबास की तरफ इशारा करके अपनी भवों को चढ़ाए पूछने लगा। भाई वो दरअसल मैंने टाइगर इसने तुम्हारी इजाजत के बगैर मार्लो को मार दिया, जो कि तुम्हारा मुजरिम था। समीर के अटकते लफ्जों पर अचानक उसकी पुश्त से जावियार नमूदार होकर आर्याल को भड़काने की कोशिश करने लगा। वो अपनी निगाहें सुकेड़ गया। इसका चेहरा बता रहा था कि उसका गुस्सा आ रहा है। आई एम सॉरी भाई, लेकिन उसने डार्लिंग के साथ भी गलत किया और मैं इसकी बात को मुकम्मल सुने बगैर ही उसके कंधे पर हाथ रखकर थपथपाते हुए कहने लगा। गुड, तुमने बहुत अच्छा किया है। मुझे फ़ख्र है कि तुम मेरे भाई हो। इसके लफ्ज़ों पर जहाँ सामने वाले को हैरानगी हुई थी, वहीं कुछ फासले पर खड़ा ज़ावियार अपने दीदे फाड़कर घूरने लगा था। लेकिन उसके एक लफ्ज़ कहने पर नामुराद के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी, जबकि समीर के दिल में हल्का-सा डर पैदा हुआ। लेकिन तुमने थोड़ी आसान मौत दी होगी और मैं इतनी आसान मौत नहीं देता। लेकिन फिर भी तुमने इसे जैसी भी मौत दी है, ठीक है। मैटर ये करता है कि तुमने किसी को पहली बार मारा। मैं किसी के कत्ल करने पर खुश नहीं हूँ, बल्कि इस बात पर खुश हूँ कि तुमने एक मुजरिम को जिंदा नहीं छोड़ा। अब उसे मजीद हौसला हुआ। और एक बात और, फिर से दिल धक धक करने लगा। आज से तो मेरी टीम में रह सकते हो, मेरा राइट हैंड बनकर। बस ये सुनने की देर थी और मुकाबिल के होंठों पर ऐसी हंसी सजी जैसे उसे दुनिया की हर चीज मिल गई हो।
आर्यान का इस पर एतबार करना इसके लिए वाक़ई सबसे बड़ी खुशी थी। वो अपने जज़्बात पर काबू ना पाते हुए उसके फ़ौरन गले लग गया। ज़ावियार को मिर्चें लगी थी और वो अपने होंठ भींचकर अंदर चला गया। दूर हटो यार, तुम्हारे कपड़ों पर खून लगा हुआ है। अब मेरे कपड़े भी खराब करने हैं क्या? आर्यान की शरारत से कहने पर उसने मज़ीद हँसी सजाई और पीछे हुआ। आप तो ऐसे कह रहे हो भाई जैसे कभी किसी की जान नहीं दी। सामने वाले का कहकहा बुलंद हुआ। खान, टाइगर को हमेशा याद आएगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम इससे भी ज़्यादा बहादुर इंसान बनोगे। वह एक बार फिर से इसके कंधे पर हाथ रखकर बोला। समीर ने गर्दन को ऊपर नीचे हिलाया। ठीक है, तुम घर जाओ और सहल के सामने इस हुलिये में मत जाना। ये ना हो कि तुम्हें इस तरह देखकर वो घर में मज़ीद कोई तमाशा नया खड़ा कर दे। ठीक है भाई, लेकिन डार्लिंग को ज़रूर जाकर अपने कपड़े दिखाऊँगा कि मैंने भी उसकी तरह हिम्मत दिखाई। अपनी कॉलर को सीधा करते हुए उसने शेखी भगारी। हारियाल ने हंसकर सर झटका और उसे थपथपाता हुआ अंदर की तरफ कदम बढ़ गया। सामने जाविया रिसेप्शन पर मौजूद अपने होंठों पर उंगली रखे कुर्सी पर बैठा कुछ सोच रहा था। जब वो इसके सामने पड़े काउंटर पर अपने दोनों हाथ रखकर यकदम उस पर झुका तो जाविया हड़बड़ाता हुआ अपने अंदर खौफ की गिल्टियां उतारता उसे देखने लगा। अगर तुम्हें लगता है कि टाइगर तुम्हारी हरकतों से नावाकिफ है तो तुम्हारी भूल है ना मुराद। मैं अपने कान और आंखें हमेशा खुली रखता हूँ। नेक्स्ट टाइम तुम्हारी किसी भी हरकतों को इग्नोर नहीं करूंगा। ये जो तुम अंदर ही अंदर फूट डलवाने की या साजिशें करने की कोशिश करते हो ना, ट्रस्ट मी, किसी दिन मेरा दिमाग घूम गया तो तुम्हारे साथ मैं वो करूंगा ना नामुराद कि तुम्हारी कुछ सिफारिशी भी तुम्हें मेरे हाथों से नहीं बचा पाएगा। उसे बुरी तरह जहलूद लहजे में धमकाता हुआ वो अपने कैबिन में चला गया। साव्यार ने अपना रुमाल निकाल कर अपने माथे पर आए पसीने को साफ किया। मीरम रात के वक्त घास पर खड़ी लॉन में मौजूद एक दरख्त को टिकटिकी बांधकर देख रही थी और उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट थी जैसे किसी नन्हे मुन्ने बच्चे के चेहरे पर होती है। आर्या गैराज में अपनी गाड़ी पार्क करके अभी घर के अंदरूनी हिस्से में जाने ही वाला था जब इस पर नजर पड़ी तो इस तरफ चला आया। उसकी पुश्त से जाकर उसने उसकी कमर में हाथ डाला और अपना चेहरा उसकी गर्दन की एक तरफ टिका दिया। हमेशा की तरह उसने करंट खाकर पीछे देखा। उसके अपने आप छुड़वाने पर आर्याल मुस्कुराहट सजा गया। हर बार इतना क्यों डर जाती हो? डरती नहीं हूँ, बस मुझे वहम होता है कि कहीं और। हाँ हाँ, मेरे अलावा ये जुर्रत कौन कर सकता है? और अगर किसी ने करने की कोशिश की तो मैं इसे मौत का फरिश्ता बनकर मिलूंगा। अपने सीने पर बाजू फैलाए वो बड़ी संजीदगी से कह रहा था, जैसे उसके लिए ये बहुत आम सी बात है, जैसे उसे अपनी हरकतों पर भी फख्र महसूस हो रहा हो। आप ठीक नहीं करते ये। क्या ठीक नहीं करता? ये लोगों की जान लेना। छोड़ दो इन बातों को, बहुत पुराना टॉपिक है। वैसे तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही थी? उसने जांचती नजरों से देखा। इन परिंदों को देख रही थी। उसने दरख्त की ऊपरी तरफ इशारा किया तो वो भी उसकी निगाह की सिमत का अंदाजा ताकुब करते हुए वही निगाहें घुमा गया। देखें, इन परिंदों ने वहां पर अपना घोंसला फैला बनाया हुआ है। दोपहर को मैंने देखा था तो ये अपने बच्चों को उड़ना सिखा रहे थे। बहुत अच्छा लगा था मुझे इन परिंदों का यहाँ हमारे घर में घोंसला बनाना। मुझे बहुत पसंद है परिंदे और जानवर। मेरा दिल करता है कि मैं। बोलते बोलते वो अचानक रुक गई थी और आर्याल को खाली खाली आंखों से देखा। क्या हुआ? रुक क्यों गई? क्या दिल करता है तुम्हारा? उसने भरपूर दिलचस्पी जाहिर की। कुछ भी दिल नहीं करता। मीरम का चेहरा मुरझा गया। क्या हुआ है मीरम? अचानक उदास क्यों हो गई हो? आर्या, मुझे अपनी कैटी याद आ गई। याद आ गया कि कैसे उसने आपने उसे एक बेरहम इंसान बनकर एक मासूम जानवर को मारा था। इसलिए फिर से परिंदों के बारे में अपनी पसंद जाहिर की तो डर लगने लगा कि कहीं कहीं आप मेरी वजह से इन मासूमों की भी जान ना ले लें। इसके टूटते फूटते लफ्जों पर वह तड़प उठा। शर्मिंदगी से निगाहें झुकाकर घास पर टिका दी। उसे सच में अपने किए पर पछतावा हो रहा था, लेकिन बात वही थी कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया खुद चुग गई खेत। आर्या, आप बहुत जालिम हैं। मुझे डर लगता है आपसे। मीरम के आंसू छलके और उसने आंखों में अफसोस लिए अपनी गर्दन उठाकर उसे देखा। सॉरी मीरम, मैं सच में उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन उसने मुझे इतना गुस्सा दिलाया था कि मैं अपने होश से बाहर हो गया। ट्रस्ट मी, जब मुझे गुस्सा आता है तो मुझे खुद भी नहीं पता होता कि मैं क्या कर रहा हूँ। बहुत जज्बाती हो जाता हूँ। दिल करता है कि जो भी मेरे सामने उसे मार दूं। अगर ऐसी बात है तो आज तक फिर आपने मुझे क्यों नहीं मारा? भूल गई हो क्या जब मैंने डार्लिंग को तुम्हें मारने का कहा था? गलत। आपने उसे मुझे मारने को कहा था, लेकिन खुद कभी नहीं मारना चाहा। क्यों? खुद भी तो मारना चाह रहा था
जब तुमने मेरी पिस्तौल से गोलियाँ निकाली थी और मैंने तुम्हारा गला दबा दिया था? नहीं, तब भी छोड़ दिया था, ये सोचकर कि अगर मज़ीद दबाया तो मैं मर जाऊँगी। तब मुझे मारा क्यों नहीं? तुम सवाल का जवाब जानती हो, फिर क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ आर्या कि जो चीज़ें हमें पसंद हों, हम इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाते, गुस्से में भी नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको मेरी केटी पसंद ही नहीं थी। हाँ, तुम्हें शायद किसी ने नहीं बताया कि मुझे जानवर पसंद ही नहीं हैं। पर क्यों? वो बहस पर उतर आई थी। अगर मैं कहूँ कि तुमसे कि तुम्हें गुलाब का फूल पसंद नहीं है और क्यों पसंद नहीं है, तो तुम्हारे पास क्या जवाब होगा? मैं बस आपको इतना समझाना चाहती हूँ कि आर्या खुद पर कंट्रोल किया करें, वरना कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन इस गुस्से में आप मेरे साथ-साथ हमारे बच्चे को भी नुकसान पहुँचा दें। हो ही नहीं सकता। टाइगर मर सकता है, लेकिन ये कभी नहीं कर सकता। तो फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि इन मासूम जानवरों और परिंदों को भी जान बख्श दें। ये मासूम कुछ भी नहीं कहते। हाँ, ठीक है, आप बहस मत करो। उसने नाक पर से मक्खी उड़ाई। हुँ, वैसे मैंने घर में किसी को नहीं बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। सहारा डार्लिंग को तुम खुद बता दो, बाकी ज़मीर को मैं बता दूँगा। ठीक है। खाना खाया तुमने? हुँ। सहर ने डार्लिंग को खिला दिया था, लेकिन मैं तो आपके साथ खाऊँगी। उसने उसके कंधों पर अपने दोनों हाथ रखकर झाड़ते हुए कहा, तो उसने मुस्कुराकर उसकी आँखों में देखा। चलो फिर डाइनिंग टेबल पर। चले। आपने हाथ से इशारा करके उसने जाने का कहा, तो वो आगे-आगे चलने लगा। मीरा बिल्कुल वहीं अपने कदम रख रही थी, जहाँ वो अपने जूते रखकर चल रहा था। अपने कदमों पर उसके कदम रखते देख वो दोबारा से एक प्यारी सी मुस्कुराहट उभार कर फिर से चलने लगा।